हेलो दोस्तों, भाई सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, है ना। और अच्छी पढ़ाई करो। घर पे हो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो अभी कहीं जाने की तो ज़रूरत है नहीं, है ना। तो बढ़िया पढ़ाई करो, ठीक है। और आज से हम जो है, मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। CHSL का एग्ज़ाम आ रहा आपका 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में जो है आपका एग्ज़ाम है ना। तो तब तक हम जो है 1000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैथ के आपके मैं गारंटी देता हूँ 50 में से 40 या 45 के बीच में ही मार्क्स आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, है ना। तो आपको रेगुलर डेली 10 बजे क्लास मिल जाएगी। तो आपको डेली क्लास लेना है, ठीक है। और बाकी आप सब्जेक्ट खुद से कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी जो है, ए प्लस बी अगर साथ मिलके काम करते हैं तो जो है 15 दिन लेते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन आज करा रहा हूँ वो है आपके CHSL के जो एग्जाम लॉकडाउन के पहले हो गए थे, तो उसका एनालिसिस करेंगे हम। वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएंगे, 3 दिन तक एग्जाम चले थे ना, तो 3 दिन के 3 शिफ्ट मतलब कितने, 9 शिफ्ट के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और जो भी जितने भी टाइप आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे आपको कंप्लीट कराऊंगा, है ना। तो बस डेली आप लोग जो है 10 बजे क्लास ले लेना, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के लिए जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी अगर साथ मिलके काम करते हैं तो 15 दिन लेते हैं, है ना। और अगर बी जो है अकेला काम करे तो कितने दिन लेता है, 24 दिन लेता है, 40 दिन लेता है, सॉरी 40 दिन लेता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखते हैं, अगर ए प्लस बी जो है साथ मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी साथ मिलके काम करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 15 दिन लेते हैं, ठीक है। और अगर जो है बी अकेला काम करता है तो कितने दिन लेता है, बी अकेला 40 दिन लेता है, ठीक है। बी अकेला जो है 40 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, है ना। तो देखते हैं, यहां से हमें दोनों के दिन पता है, भाई ये 15 दिन ले रहा है उसी काम को करने में, अगर दोनों साथ मिलके कर रहे तो, है ना। और अगर बी अकेला करेगा तो 40 दिन लेता है, ठीक है। तो यहां से दोनों का LCM लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। तो LCM कितना बनेगा, 15 और 40 का, 15 और 40 का LCM बन जाएगा आपका 120, है ना भाई। 15 × 120, 40 × 120, है ना। तो ये जो 120 आया हमारा, ये क्या होगा, टोटल वर्क। ये हो जाएगा आपका क्या, टोटल वर्क, है ना। ये टोटल वर्क है, ये क्या है, दिन है आपके। और ये यहाँ क्या आ जाएगी आपकी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी साथ मिलके काम करेंगे तो जो है कितने दिन लेंगे, 15 × 120। ए प्लस बी अगर साथ मिलके काम करते तो 15 दिन लेते हैं 120 काम करने में, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8, दोनों मिलके, है ना। और अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिन लगते, 40 दिन। मतलब क्या हुआ कि भाई 120 काम करने में बी 40 दिन ले रहा, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में जो है 40 दिया 120, एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। तो अब हमको पता है कि भाई जब ए प्लस बी साथ मिलके काम करते तो 8 की इफिशियंसी से करते हैं, और अगर बी अकेला काम करे तो 3 से करता, मतलब बी की इफिशियंसी अगर 3 है तो टोटल दोनों की ए प्लस बी की 8 है। ए प्लस बी की इफिशियंसी जो है 8 है, और बी की इफिशियंसी जो है 3 है ना। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, यहां से आप बोलोगे सर 5 हो जाएगी, है ना। मतलब ए 5 की इफिशियंसी से काम करेगा, ठीक है। तो 5 की इफिशियंसी से अगर ए काम करेगा तो 120 काम है टोटल, हमें 120 काम करवाना है। 120 काम को 5 की इफिशियंसी से ए कितने दिन में कर देगा, तो समय आ जाएगा यहां से। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, मतलब टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। तो टोटल वर्क कितना है, 120, है ना।
और एफिशिएंसी कितनी है ए की 5, 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा ये। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे आप जब इसको तो कितना आ जाएगा 24, मतलब ए कितने दिन लेगा 24 दिन। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार और बताऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का परिधि जो है 50 सेंटीमीटर है ना। आयत के क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात जो है 5:1 है। तो हमको बताना है आयत की लंबाई क्या है। ठीक है, तो आयत की परिधि या परिमाप एक ही चीज होती है ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L+V है ना, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप है ना। तो परिमाप कितना दिया हमको क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर है ना, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा 50 बराबर 2L+V। यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि भाई L+V का सम जो है कितना है 25 है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई का सम कितना बन रहा है 25। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि आयत का जो क्षेत्रफल है और उसकी जो लंबाई है दोनों का अनुपात क्या है, दोनों का अनुपात दिया 5:1 है ना। तो क्षेत्रफल मतलब एरिया और लंबाई है ना, एरिया और लेंथ का रेशियो दिया है। ठीक है, कितना है 5:1। ठीक है, 5:1। तो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यही होता है ना। और लेंथ क्या है एल है, बराबर क्या है रेशियो 5:1 है ना। तो यहां से एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। अगर बी की वैल्यू 5 है ना, मतलब यहां से हमको बी की वैल्यू पता चल गई, यानी चौड़ाई हमको पता चल गई कितनी है 5 है। अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी होगी भाई, चौड़ाई टोटल लंबाई प्लस चौड़ाई 25 है, जिसमें से चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर है ना। क्लियर हुआ भाई। मैंने क्या करा, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई है ना। तो आयत का परिमाप दिया है क्वेश्चन में कि 50 सेंटीमीटर है, तो यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई का सम कितना आ गया 25 है ना। तो आगे उसने बोला कि एरिया और लंबाई का अनुपात 5:1 है ना। तो एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई है ना, और लेंथ एल। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5। अगर चौड़ाई 5 है आयत की है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ना। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, a³ + b³ बराबर 20 है, a + b बराबर 5 है। तो a की पावर 4 + b की पावर 4 की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अगर हम वैल्यू से सेटिस्फाई करके देखेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा क्या भाई, इन दोनों का सम कितना 5 बनना चाहिए, और जब हम दोनों का क्यूब करें तो 20 आना चाहिए है ना, तभी तो सेटिस्फाई होगा। तो इसके पेयर कितने बनेंगे 1 4 और 2 3, 2 पेयर बनेंगे है ना। एक तो बनेगा आपका 1 और 4 और दूसरा बनेगा 2 और 3 है ना। 1 4 2 3, तो 1 और 4 में हम इसमें पुट करके देखें, 1 का क्यूब कितना 1 बनेगा, और 4 का क्यूब 64, 64 और 1 कितना बनेगा 65, जबकि हमको चाहिए कितना है 20। मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा रख के देखेंगे, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 और 8 35, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम इसको बेसिक से करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा आपका a + b का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a³ + b³ + 3ab और a + b। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 का क्यूब 125 और a³ + b³ कितना है 20 है। ठीक है, प्लस 3ab, a + b की वैल्यू 5 है,
तो यहाँ से कितना बन जाएगा 15ab, है ना। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 105 और ये 15, तो ab बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ठीक है, अब हमको चाहिए है काय की वैल्यू, a4 प्लस बी, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की वैल्यू निकालना है हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, अभी तो हमको क्या चाहिए पड़ेगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अभी हमारे पास काय का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू, ab की वैल्यू तो हमारे पास है 7, है ना। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई a प्लस बी की वैल्यू तो हमारे पास है ही, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5 है, मतलब 25 और ये कितना बनेगा 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 25 माइनस 14 कितना बन जाएगा 11। तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 11, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता चल गया हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 11 है। तो हम क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, ए प्लस बी भी है, ए क्यू प्लस बी क्यू भी है, ए बी भी है और ये भी है। तो अब वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू चाहिए है हमको, है ना। तो क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 11, मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, है ना। 121 में से हमको ए बी बराबर कितना है 7 है, तो 7 7 49 दूनी कितना 98, 98 121 माइनस 98 कर देंगे तो कितना बचेगा, 121 में से 98 माइनस करो 23 बचेगा, है ना। 23 जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा, है ना। यही पूछा था, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है, ये अब क्लियर हुआ कि नहीं आपको। मैंने क्या करा भाई, पहले ए प्लस बी का होल क्यूब करा, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई 7, फिर हमको चाहिए थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या करा, उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें वैल्यू पुट कर दी, इसमें वैल्यू पुट करी, तो ये 11 का स्क्वायर कितना है 121, 121 में से 98 घटा दिया तो कितना बचा 23 बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 8 साल और 10 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर जो है साधारण ब्याज का अंतर कितना है 200 रुपये है। तो हमें मूल राशि बताना है कि मूलधन कितना था, मूल राशि या मूलधन, है ना। कैसे करोगी, ये तो यार ओरली वाला क्वेश्चन है, ये तो आप खुद कर लोगे, मतलब CHSL का बहुत कम लेवल आ रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये तो ओरली हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, हम करने की कोशिश करते हैं। 8 साल में कितना, 8 साल और 10 साल का अंतर दिया है हमको, है ना। 8 साल और 10 साल का अंतर दिया है। ठीक है, कितना है 200 रुपये का अंतर है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया आपको, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 10%, है ना। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 2 साल में कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 2 साल का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20%, तो यहाँ से 20% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 200 के, है ना। अगर 20% 200 है तो हमको 100% मूलधन क्या होगा 100%, तो 100% बनाना है अगर, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर।
तो यहाँ से कितना बन जाएगा 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पंचे 10, मतलब कितना बन जाएगा मूलधन, 1000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। देखो उसने बोला था कि भाई 8 साल और 10 साल में जो है मूलधन का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 200, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10%। तो 10% से 2 साल में कितना बनेगा ब्याज 20%, और ये इन दोनों के बीच अंतर होगा, है ना। तो 20% की वैल्यू 200 है, तो 100% कितना हो जाएगा 1000, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलने के लिए वृत्त के दो ज्या ए बी और सी डी को जो है विस्तारित किया जाता है ना, जो किसी पॉइंट ई पे मिलते हैं बाहर, डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और जिसमें ए बी बराबर कितना दिया 11 और बी ई बराबर दिया है आपको 6, ठीक है। और जो है डी ई की वैल्यू कितनी दी, डी ई बराबर 8 दिया, ठीक है। तो हमको बताना है कि भाई सी डी की वैल्यू क्या होगी, है ना, यही बताना है हमको कि सी डी की लंबाई क्या होगी। तो ये तो आप कर लोगे आसानी से, है ना। जब दो वृत्त की दो छेदक रेखाएं किसी वृत्त के बाहर किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो हम उसको कैसे करते हैं, कैसे, ये क्या होता है भाई, पी ए इंटू पी बी बराबर कितना होता है, यही बनता है ना, पी सी इंटू पी डी, ये बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा भाई, अगर ये पॉइंट ई है तो क्या करेंगे हम, ए ई, पहले ये पूरा आ जाएगा यहाँ से, है ना, ए ई, और ये क्या हो जाएगा बी ई, है ना। फिर दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ए ई बराबर कितना बन रहा 17, ये क्या बनेगा ए ई इंटू बी ई, बी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो रहा सी ई, और ये कितना बन रहा डी ई, सी ई इंटू डी ई, है ना, सी ई इंटू डी ई, यही होता है, ठीक है। ये थ्योरम है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो अब आप। तो ए ई बराबर कितना है, ए ई बराबर 11 और 6 17 इंटू बी ई कितना दिया, बी ई बराबर 6 है, बराबर किसके हो जाएगा, सी ई कितना है भाई यहां से यहां तक, तो ये 8 है और ये x है, तो ये कितना बन जाएगा टोटल 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इंटू कितना डी ई कितना है 8 है। इसको सॉल्व कर दो आप, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करो 17 छक्के 102, या फिर एक काम करो इसको काट दो 3 और इसको काट दो, कितना बचे 4 हो जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई कर दिया है ना। तो ये कितना हो जाएगा 17 3 51, और ये कितना 8 चौके 32, 51 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 32 और 18, है ना, और एक 19 बचेगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 19, 4x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4x बराबर कितना 19। तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल जाएगी हमको, अगर x की वैल्यू मिल जाएगी तो हमको सी डी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सिंप्लीफाई कर दो 19/4, है ना, 19/4 या फिर 4.75, है ना। 4 से काटोगे 4 चौके 16, कितना बचा 3, 4 7 28, है ना, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि एक बार और बताऊं, इसमें वैल्यू ही पुट तो करना है ना, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना और वहाँ पे आप मेरे से डाउट जो है डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक। देखिए हमारा क्वेश्चन है,
दिलीप की आय की तुलना में सुरेश की आय 25% अधिक है ना। दिलीप और सुरेश, क्वेश्चन ने बोला है कि जो है दिलीप की आय की तुलना में सुरेश की आय 25% अधिक है, मतलब सुरेश की आय दिलीप से 25% अधिक है, यही बोला है ना। तो अगर दिलीप की आय 4 है तो सुरेश की आय कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। यही बोला है, यही बोला सुरेश इनकम इज 25% मोर देन द दिलीप, दिलीप से जो है 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती, 1/4, है ना। तो 4 से, अगर 4 है दिलीप की आय तो 4 पे 1 ज्यादा है किसकी, सुरेश की आय, है ना। तो इन दोनों की आय का इनकम का रेशियो क्या बन गया, 4:5, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन ने पूछा है दिलीप की आय सुरेश से कितना प्रतिशत कम है, मतलब कितनी कम है सुरेश की आय दिलीप से। भाई दिलीप की आय कितनी है, 5 है, सुरेश की आय 4 है, मतलब यहां से यहां तक कितना कम है, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम है कितने पे, 5 पे, मतलब 1/5 कम होगी, 1/5 को क्या लिखते हैं हम, 20%, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 20%। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई जो है दिलीप की आय सुरेश की आय से 20% कम है। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से कितना, 30% जो है अधिक है, ठीक है। अब यदि जो है दुकानदार उस पर 35% की छूट दे दे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है कितना होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन तो आप ओरली कर दोगे, ठीक है। देखते हैं, सीपी और एमआरपी का दिया है उसने कि भाई किसी वस्तु की सीपी एमआरपी जो है सीपी से कितनी अधिक है, 30%। तो या तो आप 30% का फ्रैक्शन लिख लो, आप कितना हो जाएगा, 3/10, है ना। मतलब अगर सीपी 10 है तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, 13, यही होगा, है ना। अब ये 13 पे कितनी छूट देगा, 35% की। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको 100 एक 0 लगा देंगे, तो ये 100 बन जाएगा, ये 130 बन जाएगा, है ना। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप कि भाई सीपी 100 है तो एमआरपी 30% अधिक, मतलब 130 हो जाएगी, ठीक है। अब उसने बोला कि भाई वो एमआरपी पे क्या करता है, एमआरपी पे जो है 35% की छूट देता है, तो 35% की छूट देगा जब, तो एसपी कितनी बन जाएगी, 35% कितना होगा इसका, 130 का। तो 130 का 30% कितना, 39, है ना। और 5% कितना, भाई अगर हम 1 0 काट देंगे तो ये कितना बचेगा, 10% के बराबर। मतलब क्या हुआ, अगर 10% की वैल्यू जो है 13 है ना, 10% की वैल्यू 13 है तो 30% कितना होगा, 39, है ना। और 5% और चाहिए तो 5% कितना, 6.5, मतलब 39 और 6 कितना, 45.5, 45.5 की छूट दे देगा वो, है ना। 45.5 की छूट दे देगा अगर, ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट दे रहा 130 पे, तो लॉस प्रतिशत क्या होगा भाई 130 एमआरपी थी और उसने 45.5 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना लॉस हो जाएगा उसको, ये कितना बचेगा, 84.5 बचेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका एमआरपी, एमआरपी हो जाएगा ये, सॉरी एसपी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य, एसपी, एसपी कितना 84.5, 100 रुपये में खरीदी थी, 84.5 में बेच रहा है ना, तो कितना हो जाएगा लॉस, भाई 100 पे कितने का लॉस हो जाएगा, 15.5 का, है ना। 15.5 का लॉस हो रहा, मतलब कितना हो जाएगा परसेंट में, 15.5 कितना परसेंट होगा 100 का, आप बोलोगे 15.5%, ये क्या हो जाएगा, 15.5% की जो है हानि हो जाएगी, है ना। 15.5% की लॉस पे बेचेगा आर्टिकल को। समझ में आया कि नहीं भाई, 100 एमआरपी 100 सीपी थी, उसने 130 30% बढ़ा के अंकित की, एमआरपी कितनी हो गई 130, अब उस पर 35% का डिस्काउंट दे दिया। जब 35% डिस्काउंट दिया मतलब कितनी छूट दे दी, 45.5, 45.5 की अगर छूट दे रहा तो कितना बचेगा,
MRP मतलब कितने में बेच रहा होगा, SP कितना बन जाएगा 84.5 है ना। 84.5 अगर SP है तो उसको लॉस कितना हो जाएगा भाई, 100 की खरीदी थी 84.5 में बेच दी, मतलब कितना लॉस हो गया 15.5 का। 15.5 का लॉस हुआ कितने पे, 100 पे, मतलब कितना परसेंट, 15.5% की हानि हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त में 24 सेंटीमीटर की एक ज्या इसके व्यास के एक तरफ स्थित है। ज्या मतलब क्या होता है, जीवा है ना भाई। अगर ये सर्किल है तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास, व्यास के एक तरफ स्थित है, मतलब या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, जीवा आपकी, हमने मान लिया यहाँ है जीवा, और जीवा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर दे के रखी है उसने, ठीक है। और उसने बोला है केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा की लंबाई भी दी कितनी है 5 सेंटीमीटर। यहां से जो यहाँ इसको मिलाएगी जीवा को, उसकी लंबाई कितनी दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, ये प्रमेय होती है ना। तो भाई अगर ये 24 है पूरी, है ना, जीवा की लंबाई 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी 12, और ये भी 12, ठीक है। तो ये 5 है, ये 12 है, ये समकोण हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री पे काटेगी, ये 90 डिग्री बनाता है हमेशा, है ना। थ्योरम से याद रखना ये चीज, है ना। यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे कि भाई अब यहाँ से ये 90 है, ये 5 है, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से 13, है ना। अगर ये 13 है तो ये क्या हो जाएगी सर्किल की रेडियस। अगर रेडियस 13 है तो रेडियस का डबल क्या हो जाएगा, व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 26, इसका डबल। भाई आर की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट से, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, 5 12 13, ये ट्रिपलेट लग गया, ठीक है। या फिर अगर थ्योरम लगाओगे तो इसका स्क्वायर बराबर किसके होगा, इसके और इसके स्क्वायर के बराबर, है ना। अगर हमको ये निकालना, हमने मान लिया ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है बी है, ठीक है। तो ओ बी की लंबाई क्या हो जाएगी, ओ बी स्क्वायर बराबर कितना बनेगा, ओ ए स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ओ बी, ये सी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनेगा ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आ जाएगा, या फिर आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए तो ओरली क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ओ सी की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर 25, और 12 का स्क्वायर कितना 144, दोनों का सम कितना बन जाएगा 169। 169 मतलब ओ बी स्क्वायर बराबर कितना है 169। तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ओ बी बराबर आपका आ जाएगा 13, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, अगर ओ बी बराबर 13 आ गया तो ओ बी क्या है हमारी रेडियस है। रेडियस मतलब त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का दोगुना मतलब कितना, रेडियस का डबल 26 हो जाएगा, है ना। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा आपका 26 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 15% की हानि पर 2,55,000 रुपये में बेचा जाता है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को जो है कितने में बेचना होगा, ये बताना है हमको, है ना। तो कैसे निकालोगे आप भाई, 15% की हानि पर वस्तु को कितने में बेच रहे हैं हम 2,55,000 में। तो 15% के लॉस को हम क्या लिखेंगे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है 3/20, है ना। अगर आर्टिकल की सीपी कितनी थी भाई, अगर सीपी जो है 20 थी तो 3 का जो है लॉस हो गया, है ना। 3 का लॉस हो रहा 20 पे, मतलब एसपी कितनी बन जाएगी, यहां से हमको सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। सीपी कितनी है 20 यूनिट, है ना, और एसपी कितनी हो जाएगी, 3 के लॉस पे बेच रहा है, मतलब कितनी 17 यूनिट, है ना। अब 17 यूनिट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 2,55,000 के बराबर, है ना। तो 17 यूनिट बराबर कितना है 2,55,000, है ना।
सिंप्लीफाई करो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 17 एकम 17, 8 बचा 17 पना 85, मतलब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 17 एकम 17, 8 बचा 17 पने 85, 000। 1 यूनिट बराबर 15,000 है ना। तो हमको क्या बताना है कि भाई अगर हम 10% के प्रॉफिट पे बेचें वस्तु को तो कितने में बेचेंगे। तो यहाँ से या तो आप एक काम करो कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 15,000, तो यहाँ से सीपी निकाल लो। सीपी कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, 3 लाख है ना। और 3 लाख हो जाएगी अगर सीपी, तो ये हो जाएगी आपकी 3 लाख सीपी। तो इस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए हमको, मतलब 10% के प्रॉफिट पे बेचना। तो 10% कितना होगा इसका, भाई आप बोलोगे इसका 10% कितना आएगा, भाई एक जीरो सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से एक जीरो काट दो, तो 10% कितना हो जाएगा, 30,000। अगर 10% 30,000 है तो 3 लाख पे हमको 3 लाख सीपी थी, 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कितने में बेचना पड़ेगा वस्तु को, 3,30,000 में, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ भाई। उसने बोला था कि 15% के लॉस पे जब हम बेचते हैं कितने में, 2,55,000 रुपए में, तो वस्तु को हम 10% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा भाई। अगर 15% बराबर कितना, 3/20, 20 पे जो है 3 का लॉस हो रहा। अगर 20 पे 3 का लॉस हो रहा तो मतलब आर्टिकल की एसपी कितनी हो जाएगी, 17 यूनिट। और 17 यूनिट बराबर कितने में बेचा, 2,55,000 में। तो 1 यूनिट बराबर 15,000, 20 यूनिट बराबर 3 लाख। 3 लाख पे 10% प्रॉफिट कमाना है ना। तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,30,000 में बेच देंगे, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बल्लेबाज द्वारा 11 पारियों में बनाए गए रनों का औसत जो है कितना है, 77 है ना। 12वीं पारी में के बाद उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी का स्कोर ज्ञात करना है हमको, कितना हो जाएगा, है ना। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए ये बताना है हमको। कैसे करोगे, 2 तरीके हैं इसके। या तो आप अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भाई 12 पारियां खेली और जिसका एवरेज कितना है, 77 है, सॉरी 11 पारियों का एवरेज है 77, है ना। 11 पारियों का औसत कितना है, 77, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम टोटल रन निकालना चाहें तो कितने हो जाएंगे टोटल रन भाई। हम 70, अगर एक एवरेज 77 है तो 77 इंटू 11 कर देंगे, टोटल रन आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से कुल रन कितने हो जाएंगे 11 पारियों के, 77 इंटू 11। ठीक है, 77 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा, 770 प्लस 77, मतलब कितना बन जाएगा, 847, है ना। समझ में आया ये कैसे करा मैंने भाई। पहले हमने क्या करा, 77 को 10 बार मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसको 10 + 1 में तोड़ दिया हमने, तो 77 धाम और 77 एकम दोनों को जोड़ दिया, 847 बन गया, है ना। 847 बन गया, कितने, 11 पारियों का। ठीक है, अब 12वीं पारी में जो है उसके रन बताना, उसने कितने रन बनाए। 12वीं पारी के बाद एवरेज जो है 3 रन बढ़ गया, मतलब पहले अगर एवरेज कितना था 77, है ना, तो 12वीं पारी के बाद का एवरेज कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। तो 12वीं पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे, तो कुल निकालोगे आप टोटल, तो 12 ठीक कितना, 96, 960, है ना भाई। 80 इंटू 12, अगर हमको टोटल रन चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, है ना। मतलब ये टोटल रन अब कितने हो गए, 960, और पहले के रन कितने थे टोटल, 847। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 12वीं पारी के रन आ जाएंगे। 12वीं पारी के रन कितने हो जाएंगे यहाँ से भाई, 847 और 960 के बीच डिफरेंस कितने का, 50, 60, 110 और 3, 113 का।
113 रन बनाए मतलब उसने 12वीं पारी में, है ना। एक तो ये तरीका है, इससे आपको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। अगर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत जाती है तो इससे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, फिर उसको आपको जो है डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली आप कैसे करोगे, डायरेक्टली करोगे भाई कि 11 पारियों का एवरेज जो है कितना था 77, और 12वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो गया 80 हो गया। मतलब कितने रन बढ़ गया एवरेज, कितने रन बढ़ गया 3 रन, है ना भाई। 11 पारियों तक एवरेज कितना था, 11वीं पारी में एवरेज था जो 11वीं पारी के बाद औसत 77, ठीक है। और 12वीं पारी के बाद कितना हो गया, 12वीं पारी के बाद कितना हो गया 80 हो गया। मतलब 11 पारियों तक तो 77 था, है ना। और जैसे ही उसने 12वीं पारी खेली कितना हो गया 80 हो गया। मतलब यहां से यहां तक कितना बढ़ गया भाई, क्वेश्चन में ही बोला कि 3 रन बढ़ गया एवरेज, है ना। 77 था अब 80 हो गया, तो 12 पारियों का 3 रन के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा टोटल, 12 तिया 36। डायरेक्ट यहाँ 77 था पहले, है ना। अब 36 और बढ़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 77 में आप कितना 36 जोड़ दो कितना बन जाएगा 113 बनेगा, है ना। तो 77 और 36 113, मतलब उसने कितने रन बनाए 12वीं पारी में 113। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 8 सेंटीमीटर है ना, और BC बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो तृतीय भुजा CA की संभावित लंबाई बताना है हमको, क्या हो सकती है। अब अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, अगर बेसिक नहीं पढ़ा तो मुश्किल ही है ना भाई। अगर एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल दिया है एक, है ना, उसकी एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया ये ट्रायंगल ABC, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और एक 3 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा की संभावित लंबाई बताना है हमको, क्या हो सकती है। तो BC की लंबाई क्या हो सकती है ये बताना है आपको। तो इसका थ्योरम ये होता है कि भाई अगर दो भुजाओं का हम सम करेंगे तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। मतलब अगर हम दोनों भुजाओं का सम करें तो कितना आएगा 8 और 3 11, है ना। दो भुजाओं के सम से तीसरी भुजा छोटी होगी, है ना, और दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा बड़ी होगी। मतलब इन दोनों का अंतर कितना बनेगा 8 - 3 5। तो अब आपको बताना कि BC की लंबाई क्या होगी। तो इन दोनों के बीच में होगी, है ना, 5 और 11 के बीच में होगी, है ना। तो 5 और 11 के बीच में होगी, मतलब क्या होगा 5 से तो जो है बड़ी होगी, है ना, 5 से बड़ी होगी, है ना, 5 से बड़ी होगी और 11 से क्या होगी 11 से जो है छोटी होगी, है ना। यही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई। दो भुजाओं का अंतर जो होगा त्रिभुज में वो तीसरी भुजा, दो भुजाओं का जो योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। और दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा भाई। दो भुजाओं का अंतर कितना आ रहा 5 और दो भुजाओं का योग कितना आ रहा 11, मतलब तीसरी भुजा इन दोनों के बीच में ही आएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। क्लियर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की गति क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए उनकी औसत गति क्या होगी। तो इसको तो आप ओरली भी कर सकते हो, है ना। एक तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो
या फिर दोनों के एलसीएम लेके कर सकते हो, है ना, क्योंकि हमें दोनों की जो है स्पीड दी है। देखते हैं, देखो राम और श्याम, है ना, राम की स्पीड दी है 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगी स्पीड, है ना 20, और इसकी कितनी है श्याम की 25 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये स्पीड है तो भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम डिस्टेंस बनेगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 20 और 25 का 100, ठीक है, एलसीएम 100 हो गया। तो इसके द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, यहाँ टाइम का रेशियो आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से टाइम कितना बनेगा इसका 5, और यहाँ से कितना बनेगा 4, ठीक है। तो यहाँ से भाई एवरेज स्पीड बताना है दोनों की, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल ये 20 की स्पीड से चल रहा है, ये 25 की स्पीड से चल रहा है ना, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा तो 200 बटे, अपने को चाहिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड चाहिए इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भाई, टाइम कितना ले रहा है, ये तो हो गई आपकी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर एवरेज स्पीड आ जाएगी। भाई अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए है, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना दोनों ने मिलकर टाइम लिया, है ना। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी है 200 अपॉन कितना हो जाएगा 5 और 4 9, ये आंसर हो जाएगा 200 बटे 9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको करने का एक और तरीका है, ये तो हो गया फर्स्ट तरीका, है ना। अब दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, तो दोनों की स्पीड क्या है 20 और 25, तो 2 इंटू 20 इंटू 25 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा दोनों का सम, तो दोनों का सम कितना बन रहा 25 और 20 45, 45 बन रहा सम, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे इसको, तो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगी दोनों की, एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 5 चौक 20 55 45, है ना, मतलब 25 चौके 100 दूनी 200, 200 बटे 9, यहाँ से भी वही आंसर आ गया। एवरेज स्पीड बराबर कितनी हो जाएगी 200 अपॉन 9, है ना। तो या तो आप फॉर्मूले से कर लो या इससे कर लो, फॉर्मूला याद होने इससे करो, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो आप, फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मूले हर जगह काम नहीं करते आपके, है ना, तो आपको इससे करने की प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि यार फॉर्मूला तो आप भूल सकते हो भाई, मगर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी क्वेश्चन बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो आपको ये मेथड अप्लाई करने की प्रैक्टिस करना है, क्लियर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया 7, x प्लस वाई बराबर 7 है ना, और y प्लस जेड बराबर कितना है 5 है, ठीक है। उसके बाद z प्लस एक्स बराबर कितना है 3 है, तो z प्लस एक्स बराबर 3 है। अब आगे दिया है कि भाई एक्स वाई बराबर कितना है, एक्स वाई की वैल्यू है 3, सॉरी एक्स वाई बराबर कितना है 2, एक्स वाई बराबर 2 है, और वाई जेड बराबर कितना है, वाई जेड बराबर है 3 और जेड एक्स बराबर 4 है, तो वाई जेड बराबर 3 जेड एक्स बराबर 4, है ना। तो हमें बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या होगा, है ना।
ये निकालना है हमको। कैसे करेंगे भाई? डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो दिया है ना, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा ही है फॉर्मूला, है ना। z का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस yz प्लस zx, है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, ये सब बेसिक चीजें हैं भाई। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सबको बेसिक आते हैं ना। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 7 5 12 3 15, 15/2 बन जाएगा, है ना। तो ये कितना बन जाएगा? 15/2 इंटू कितना हो जाएगा? ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जब हम, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना बन रहा था? 15/2। तो 15/2 का होल स्क्वायर कितना बनेगा? यहाँ से 15 का स्क्वायर 225/4 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 4 3 7 2 9, 9 तिया 27, माइनस 27 व माइनस हो जाएगा इसमें से, है ना। 27 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 27 चौके कितना? 108, 108 तो 225 में से 108 गया, कितना बचा? 117, 117/4 ये बचेगा। तो इसकी जगह यहाँ 117/4 आ जाएगा। तो ये है, इन दोनों को सिंप्लीफाई या मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना थी, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर? अगला देखें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x बराबर कितना है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है ये। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर दिया है 3। तो हमसे पूछा है कि भाई x की पावर 16 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 36, इसकी वैल्यू बताना। x की पावर 60 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर कितना है? 48, x की पावर 42 प्लस x की पावर कितना? 36। ये है क्वेश्चन। क्या होगा इसका आंसर बताओ भाई। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 6 का। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो ये और ये 0, ये और ये 0, 0 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कैसे हो जाएगा 0? भाई अगर x प्लस 1/x बराबर कितना है? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना है? 3 है ना। तो x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा? x प्लस 1/x √3, है ना। हमको चाहिए क्या? x की पावर 6 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इनके बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा, इनके बीच में भी 6 का डिफरेंस है ना। तो x की पावर 6 बराबर क्या होता है? ये होता है ना। यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर ये, भाई इस साइड अपन ने होल क्यूब करा तो इस साइड में हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 3√3, है ना। यही बनेगा, ठीक है। अगर x प्लस 1/x बराबर कितना है? x प्लस 1/x की होल क्यूब बराबर कितना? 3√3। तो इसको हम फैला देंगे तो ये कितना बन जाएगा? x³ प्लस 1/x³ प्लस a³ प्लस b³ प्लस 3ab। 3ab मतलब ये तो कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा? 3, और ab की वैल्यू, a प्लस b की वैल्यू कितनी है? √3।
मतलब 3√3 बराबर कितना बन जाएगा 3√3 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x3 है ना, यही बचेगा भाई। ये बचेगा यहाँ x की पावर 6, जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर क्यूब बराबर 0। ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 है ना, ये बन जाएगा x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा x की पावर 6 बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जहाँ भी पावर का आपको डिफरेंस 6 का दिखेगा वहाँ आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। क्लियर हुआ, आया समझ में? ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई बराबर कितना दिया 43 और एक्स वाई बराबर कितना दिया 50। तो हमको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। x माइनस वाई बराबर कितना दिया 43 है ना, 43। ठीक है, और आगे एक्स वाई बराबर कितना दिया 50। हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्या बताना हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू बताना है हमको क्या आएगी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, कैसे करेंगे इसको भाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही बनता है ना। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 43। तो 43 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 50 है, तो 2xy बराबर कितना 100 है ना। तो 43 का स्क्वायर निकाल दो आप यहाँ से। तो 43 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ठीक है, याद है अगर तो कितना बनेगा 43 का स्क्वायर भाई। 40 का कितना होता 1681 है ना, तो इसका कितना होगा 1849 है ना। 43 का स्क्वायर होता है 1849। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, एक काम करेंगे हम, 43 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कितना बना 0 9 3 त्रिका 9, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर कितना बनता है 4 चौके 16, 16 0 9 आ गया है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा 4 तिया 12। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे निकाल लो। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना 4 तिया 12 और 4 तिया 12 दूनी 24, 24 होगा ये 24 है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 तिया 12 इंटू 2 है ना, 12 दूनी कितना 24। तो यहाँ से ये 9 ये 4 और ये 16 दूनी 16 और 2 18, 1849 स्क्वायर बन जाएगा। आया समझ में भाई। मैंने आपसे बोला कि आपको कैसे निकालना है। अगर किसी संख्या का आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप क्या करोगे भाई, 43 का स्क्वायर चाहिए अगर आपको तो आप सबसे पहले इसका स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट का। इसका स्क्वायर कितना बनेगा 09 है ना। इसके बाद 10th डिजिट का करोगे आप तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, इसका स्क्वायर कितना बन गया 16। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो 4 तिया 12 और इसका डबल कितना 24, 24 हम यहाँ लिख देंगे। अब सम कर देंगे, सम करेंगे तो कितना बनेगा भाई, ये 9 बन गया, ये 4 बन गया और 16 और 2 18, ये आ गया 1849। तो 43 का स्क्वायर कितना 1849 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 100 बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे सर 1949 है ना। 1849 प्लस 100 1949, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही पूछा था। समझ में आया। अब आप ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हो आसानी से किसी भी नंबर का, है ना। तो आपको अगर याद है तो ठीक है, बाकी याद करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप याद कर लेना सारे स्क्वायर 50 तक के, तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम जो है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है ना, और ट्रायंगल एबीएम का क्षेत्रफल दिया है हमको, कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना हमको कितना होगा, है ना। देखते हैं, ये हो गया ट्रायंगल, है ना, ए बी सी। ठीक है, अब आगे उसने बोला है कि एम त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट एम, है ना। तो ए एम मतलब, अब आगे क्या बोला उसने, आगे बोला है कि त्रिभुज एबीएम का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए बी एम इसका क्षेत्रफल दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो भाई आपको एक चीज पता है कि मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड करती है। मीडियन में पढ़ा है आपने ये, है ना। मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है ना। तो अगर भाई, अगर ये मीडियन है इसकी, तो ये इतना जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही इस ट्रायंगल का होगा। मतलब अगर इसका एरिया 18 है तो इसका भी 18 होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर हमसे पूछा है कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 36, दोनों का सम कर देंगे 36 आंसर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, है ना। क्लियर हुआ। ये मध्यिका त्रिभुज को हमेशा, अगर उसने मीडियन बोला है तो मीडियन त्रिभुज को हमेशा दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड करती है ना। तो इससे डायरेक्ट भाई, अगर इसका क्षेत्रफल दिया है 18 है तो इसका भी 18 होगा। मतलब टोटल त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 के अनुपात, दो संख्याएं ए और बी 4:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो अंश और हर में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि दोनों संख्याओं का अनुपात जो है 2:3 हो जाए, है ना। भाई पहले अनुपात क्या था, दोनों संख्याओं को 4:7, है ना। ए और बी का अनुपात क्या था, 4:7, है ना। ये था रेशियो। अब क्या हो गया, अब उसने पूछा कि भाई क्या जोड़े हम कि रेशियो जो है 2:3 हो जाए। 2:3 बनाना है इसको, है ना, ये बनाना है हमको। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया भाई कि ये 4x था पहले, सॉरी ये हमने मान लिया कि ये 4:7 में थे। हमने बोल दिया कि भाई x जोड़ा जाए, है ना, दोनों संख्याओं में x जोड़ दिया जाए तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, जो भी बनेगा वो 2:3 के अनुपात में होगा, है ना, दोनों नंबर। तो हमने मान लिया ये a है, a/b बराबर कितना 4 + x ये कितना बन जाएगा 7 + x बराबर कितना 2/3 बन रहा रेशियो, है ना। इसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। कितना बनेगा, 3 चौके 12 प्लस 3x बराबर 7 दूनी 14 प्लस 2x, है ना। यहाँ से भाई कितना बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 14 - 12, x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 है तो 4 और 2 ये 6 बन जाएगा, और 7 2 9, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2:3 सेटिस्फाई x की वैल्यू। मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 2 जोड़ देंगे अगर हम दोनों नंबर में तो ये क्या बन जाएगा 2:3 के अनुपात में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये जो सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आप अच्छे ध्यान से करना, और खुद से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा जो आज करा रहा हूँ आज की क्लास में, है ना। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको PDF मिल जाएगी इसकी, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, P किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और Q उसी कार्य को जो है 5 दिन में करता है। P जो है 10 दिन लेता है किसी कार्य को करने में, और Q उसी कार्य को जो है
5 दिन में कर देता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। भाई टोटल वर्क पता चल जाएगा, फिर हम करवा लेंगे ना। तो एलसीएम कितना बनेगा 10, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क आपका कितना बन गया 10, मतलब पी की इफिशियंसी कितनी 1 और क्यू की इफिशियंसी कितनी +2 है ना। पी की इफिशियंसी 1 और क्यू की इफिशियंसी कितनी 2। अब उसने आगे बोला है कि क्यू ने अकेले काम शुरू किया और 2 दिनों तक काम किया, मतलब क्या हुआ, क्यू ने काम करना चालू करा और 2 दिन तक करा। तो क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। भाई क्यू का एक दिन का काम जो है कितना है, 2 यूनिट है ना। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर एक दिन में कितना कर रहा, 2 काम कर रहा, तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 काम। अब 10 काम में से टोटल 10 काम में से क्यू ने कितना काम कर लिया, क्यू ने 4 काम कर दिया 10 में से, है ना। अब कितना बचा शेष, भाई 10 में से 4 तो क्यू ने कर दिया, अब कितना बचा होगा शेष 6, शेष काम बचा आपके पास 6। तो 6 काम को जो है कौन करेगा, पी करेगा, है ना। तो पी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यही बताना था हमको। तो भाई हमको पता है कि पी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। तो 1 की इफिशियंसी 6 काम को करने में कितने दिन लेगा, 6 दिन। 6 दिन में कर देगा कौन, पी काम को 6 दिन में करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, है ना, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि एक कार 4 घंटे में 252 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। तो ट्रेन और कार की चाल का अनुपात बताना है, क्या होगा। ये तो यार आसानी से ओरली कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। भाई 3 घंटे में 105 चल रही ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी चल रही ट्रेन, 105 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही, 3 घंटे, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड। मतलब यहां से स्पीड कितनी आ जाएगी ट्रेन की, 35 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब स्पीड ऑफ कार निकाल देंगे हम, स्पीड ऑफ कार कितनी होगी, स्पीड ऑफ कार आ जाएगी यहां से आपकी, भाई कार 4 घंटे में कितना चल रही, 252 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 63 दूनी 126 दूनी 252, है ना, 63 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, कार की। तो दोनों का रेशियो बताना है, तो ट्रेन और कार का अनुपात बताना है ना। सिंप्लीफाई कर दो, भाई ट्रेन की स्पीड कितनी है 35 और कार की स्पीड कितनी है 63, काट दो दोनों को, तो कितना बनेगा, 7 से काट दो, 7 पाने 35, 7 नामे 63, 5:9 रेशियो बन जाएगा। ट्रेन और कार की चाल का अनुपात क्या होगा, 5:9, है ना। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, फिर क्लास को विराम देते हैं यहीं पे, है ना। फिर कल की नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। तो 10 बजे डेली तैयार रहना आप लोग, है ना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि यदि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो यार आप लोगों का भी फर्ज बनता है ना। शेयर तो कर ही सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। किसी संख्या का 25% का 20% जो है वो कितना है, 40 है, उस संख्या का 87.5% क्या होगा। तो या तो आप इसको डायरेक्ट कर लो कि भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती, 1/5। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती, 1/4, है ना, 1/4, ठीक है। उसने बोला किसी संख्या का 25% का 20% किसके बराबर है, 40 के। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, या तो आप एक काम करो कि 1/5 और 1/4 का एलसीएम कितना बनेगा, 20, है ना। तो 20 की वैल्यू 40 है, 20 की वैल्यू अगर सॉरी 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 800। तो 87.5% कितना हो जाएगा, 700। ये तो हो गया ओरली तरीका। या फिर आप या डायरेक्ट यही तो बताया ना मैंने कि 1/5 का 1/4 बराबर किसके है, 40 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 1 की वैल्यू अगर 40 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800। अगर 20 की वैल्यू 800 है तो इसका 87.5% कितना होगा भाई, 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है, 7/8, है ना। 7/8 बनती है तो 8 की वैल्यू 800, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। या फिर आप एक तरीका ये है इसको करने का कि भाई आप मान लो कि माना कि वो संख्या x है ना, x से कर सकते हो, ठीक है। x से करोगे तो x का 1/4 का 1/5 बराबर किसके है, 40 के, है ना, बराबर है 40 के, ठीक है। सोल्व कर दो अब इसको, तो x/20 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 800। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 800। अगर नंबर 800 हो गया तो इसका 87.5% कितना होगा, तो 800 का 7/8 मतलब कितना हो जाएगा, 700। तो यही तो पूछा था, ठीक है। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। आज हमने जो है जो लॉकडाउन के पहले CHSL की तीन दिन एग्जाम हुए थे, उसके बाद पोस्टपोन हो गए थे, है ना। तो 17 तारीख वाला हमने जो है डिस्कस कर लिया फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। कल की क्लास में हम सेकंड शिफ्ट का देखेंगे सारे क्वेश्चन, है ना। ये सारे मतलब जितने लॉकडाउन के पहले एग्जाम हुए थे वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाएंगे, वो करेंगे, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे हम इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ कि भैया अगर आपने डेली क्लास ले ली, है ना, जब तक आपका एग्जाम, आपको कुछ नहीं करना, मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन आप कर लो, तो इतने में आपके 40 to 45 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। बाय, टेक केयर।